माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज 2 दिन से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है और इसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों अपनी बात कह रहे हैं। मैं भी इस अभिभाषण के समर्थन में बात करूंगा, क्योंकि इसमें 138 पॉइंट इस अभिभाषण में हैं और वो सत्य और ईमानदारी से लिखे गए हैं और माननीय राज्यपाल के मुख से जो शब्द निकले हैं वो सरकार के और इस विधानसभा में हमारे 200 विधायक बैठे हैं, उनको सबको समझ में आ रही है कि ये सत्य बात आदरणीय महामहिम राज्यपाल के मुख से सुशोभित हुई है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी में प्रदेश के ही नहीं पूरे देश माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा अभिभूत प्रयास किए गए हैं और ये आप लोगों ने भी देखा है। मैंने प्रतिपक्ष के विधायक बोल रहे थे कि आपके प्रबंध ठीक नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी पहली बार बाहर गए हैं। ये बातें आपको सोचने की नहीं है। जब कोरोना चल रहा था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के द्वारा, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कर्मचारी हो, हर व्यक्ति से, चाहे एनजीओ हो, उन सब से बात की है और उन्होंने प्रबंध करवाया और ऐसा प्रबंध करवाया कि भीलवाड़ा में जिस प्रकार से उसको मॉडल पूरे देश ने बनाया और पूरे देश ने मॉडल बनाकर राजस्थान के प्रशंसा की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, भारत सरकार ने प्रशंसा की कि इन्होंने अच्छा प्रबंध किया और आप लोग सब यहाँ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई राजस्थान में काम नहीं हुआ। ये काम आप लोगों ने भी किया, आपको भी धन्यवाद है जो कोरोना में अच्छा काम किया उन लोगों को। और कोरोना के इस महामारी में सब लोगों ने मिलकर एक साथ दिखाया और कोरोना का प्रबंध जिस प्रकार से सरकार ने किया और सरकार ने हर व्यक्ति को भूखा नहीं रहने का जो वादा किया था, निश्चित रूप से हम हमारे क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सब विधायकों ने अपने कोटे से भी पैसे दिए, सरकार ने भी पैसे दिए और सब लोगों को किट पहुंचाने का काम किया। कोई भूखा नहीं रहे। सब एनजीओ, जितने भी तमाम एनजीओ हैं, उन लोगों ने भी इस महामारी में सहयोग किया। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी परिस्थिति जब आती है देश के सामने तो सबको खड़ा होना चाहिए, इस पे कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना के बारे में तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोग कुछ बोलने लायक है नहीं, फिर भी जिस प्रकार से आज कोरोना के साथ साथ में जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का चल रहा है और उन किसानों के मुद्दों में जिस प्रकार से अभी मेरे पूर्व साथी बता रहे थे कि किसानों को बहका के बिठाया जा रहा है, उनको बोल के जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया ऐसा चल गया कि आप किसी को भी सोशल मीडिया पर कुछ भी बुला सकते हैं। बाकी जो किसान हैं वो किसान अपने आप अपने हक के लिए जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनके विरुद्ध में हैं और तीनों काले कानूनों को जिस प्रकार से इस देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, आज 85% इस देश में किसान हैं और उनकी बात को नहीं सुना गया। क्योंकि आपको पता है भूमि अधिग्रहण बिल भी लेके आई थी ये सरकार, लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया और केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लेना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में, वो भी इसी प्रकार से लोगों को
काम किया था, जिस प्रकार से ये 3 काले कानून हमारे किसानों के ऊपर किया करेंगे। और ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की लड़ाई है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, छोटे व्यापारी हो, हर व्यक्ति के लिए ये बिल नुकसानदायक है। तो आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूँगा इस सदन में कि किसान जिस प्रकार से इन सड़कों पे बैठे हैं और सरकार इनको हिटलरशाही की तरह इनकी बात नहीं सुन रही है, ये अच्छी बात होगी कि सरकार किसानों की बात सुने और किसानों की जो मांग है 3 काले कानूनों को, उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे वादे किए थे किसानों के लिए कि किसानों को हम आय दुगनी कर देंगे, किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे। न जाने भाषण में तो कुछ कुछ और भी कहते थे, 15 लाख रुपए दे देंगे और भी देश को भी बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इन किसानों की बात को मानकर प्रधानमंत्री इनकी बात सुने, हिटलरशाही नहीं रहे। हिटलरशाही रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के किसान जो आज 70 दिन से भी ज़्यादा हो गए और सड़कों पे बैठे हैं, इस कड़ाके की ठंड में वो बैठे हैं, तो ये किसी के बहकाने से और किसी के कहने से वहाँ नहीं बैठे हैं। आप तमाम 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि किसानों के लिए ऐसी बात करना हमारे सबके लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भी किसान, हम भी किसान और तमाम 85% लोग यहाँ पे किसान हैं इस देश के, तो उनकी बात को सुननी चाहिए। आज तक इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा। जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये पहला इतना बड़ा आंदोलन किसानों का है। शर्म की बात है कि इस देश के किसान सड़कों पे बैठे। ये हमारी सोच नहीं है, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि किसान सड़कों पे नहीं बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से किसानों के साथ में अभी 26 जनवरी को जो काम हुआ, आप लोगों को पता है कि देश के झंडे के साथ में झंडा पहनाया गया, वो हम भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार, उसको दबाना नहीं चाहिए और उसकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जो बेरोजगारी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का इस देश का वादा किया था, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार इस देश की संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रही है, ये बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम कर रही है। रेलवे को प्राइवेट, एयरलाइंस को प्राइवेट, BSNL को बंद करना, आपको सबको पता है LIC को बेच रहे हैं। ये तमाम जो BSNL जैसी संस्था है जिसने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक BSNL को चलाया और इस देश को अच्छी सेवाएं दी, उस संस्था को बंद करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आज की उनकी मशीनरी हैं वो जियो कंपनी के काम आ रही है। निश्चित रूप से इस देश के दुर्भाग्य है कि हमारी जो 60 साल में हमारी सरकारें इन संस्थाओं को खड़ी की और इन संस्थाओं को खड़ी इसलिए की थी कि देश आगे बढ़े और देश आगे जाए, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, भारत सरकार जिस प्रकार से इन संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, निश्चित रूप से एक हमारे लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करती है। जब वो प्राइवेट सेक्टर में चल जाएगी तो सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता दूं, संस्थाएं जब प्राइवेट सेक्टरों में चल जाएगी तो आरक्षण का भी महत्व खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण जिस प्रकार से दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है
कि जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। आज गाँव में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में लिया जाएगा, तो गाँव के लोगों को और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे कहाँ रोजगार ले पाएंगे। मैं इस सदन में ये भी बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी के साथ में एक और काम हो रहा है कि यूपीएससी, जिसमें आईएएस को भर्ती लिया जाता है और उसकी तैयारी की जाती है, और वो इतनी मेहनत करता है, इतने इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि उसकी बहुत बड़ी एक अपने आप में एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करने से वो आईएएस बन पाता है। लेकिन आज हमारे देश की सरकार जिस प्रकार जो 15 आईएएस सीधी भर्ती ले रही है, तो ये उन बच्चों के लिए बेरोजगारी का काम होगा, क्योंकि वो तो जो भर्ती ले रही है, आईएएस बना रहे हैं, इंटरव्यू डायरेक्ट लेके इंटरव्यू बना रहे हैं, ये बेरोजगारी नहीं है तो और क्या है। अपने तहतों को, अपने पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को आईएएस बनाने का काम कर रही है। ऐसी बड़ी जो हमारी सबसे विश्वसनीय संस्था है यूपीएससी, उसमें भी आप जाके गोचा करने का काम किया है। तो मैं इस विधानसभा में ये बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी, किसानों के साथ में धोखा, और जिस प्रकार से आप जितने भी इस देश को वादे किए उनमें सब में फेल होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं, हमने 60 साल की बात कर रहे हैं। 60 साल में इस देश में पेट्रोल और डीजल के भाव 65 रुपये से 70 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाए, जबकि उस समय 140 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल था, और आज 45 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल है। तो आप अंदाज लगा लो कि 13-14 में इतना महंगा क्रूड ऑयल होने के बाद भी आज 70 रुपये से ज़्यादा हमारे को डीजल और पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ा। लेकिन आज जब 45 रुपये से 50 रुपये तक लास्ट होगा, इसके बावजूद भी 100 रुपये लीटर का पेट्रोल डीजल मिलने का काम इस सरकार में हो रहा है। इससे बुरी बात होगी क्या? इससे बुरी बेरोजगारी, इससे बुरी महंगाई होगी क्या? समाप्त करें, 1 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। तो मैं पेट्रोल डीजल की बहुत बात हो रही थी कि हमारे 60 साल में 70 रुपये और आपके 6 साल में 30 रुपये बढ़ा दी। ये आप अंतर देख ले कि सरकार 60 साल में क्या की और आपकी 6 साल में क्या की। ये दूरी आप लोगों के और कांग्रेस पार्टी के सरकारों में रही है कि महंगाई आपके कितनी हो रही है, हमारे कितनी बैलेंस करके हमारी सरकारों ने चलाया। जो किसानों के लिए जो कर्जा माफ करने की बात अभी मेरे सदस्य बोल रहे थे प्रतिपक्ष के, कि हमारी जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय देश में 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कि उस देश के किसानों के लिए कर्जा माफ करना चाहिए। आप लोगों को श्री गुरदीप सिंह इस अभिभाषण के जो मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसके लिए इसका समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। श्री जगसीराम कोहली।